नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी पाठ 19 में आपका स्वागत है। हम अध्याय 3 की बात कर रहे थे, विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की। इसमें हमने वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने वितरण के अर्थ के बारे में और विश्व का वितरण कैसा है, समान है असमान है, तो हमने कुछ तथ्यों की पुष्टि के लिए हमने पढ़ा था, कुछ तथ्य पढ़े थे। उसके हिसाब से हमें पता चला कि विश्व का वितरण है वो कैसा है, असमान है। तो ये वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसका एक चार्ट मैंने यहाँ बनाया है। इस चार्ट के हिसाब से वितरण को प्रभावित करने वाले वर्गों को, मतलब कारकों को हम 4 भागों में रख सकते हैं। पहला कारक है यहाँ पे, यह है विश्वव्यापी। दूसरा कारक है प्रादेशिक कारक। तीसरा है सांस्कृतिक कारक और 4th नंबर पे है सामायिकी कारक। इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। इन सब कारकों में भी इनके कुछ पॉइंट है, इनके आधार पे हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसे विश्वव्यापी कारक, यानी पूरे विश्व में यह कारक स्थापित होते हैं। जैसे अवस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो, हमने कल अध्ययन करने के बाद हमें पता लग गया था कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण असमान है। तो उसके पीछे यही कारण है। इन्हीं कारणों से जो जनसंख्या का वितरण है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, उसके पीछे ये अवस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, ये विश्वव्यापी कारण है। इन्हीं के कारण जनसंख्या का वितरण असमान होता है। तो हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहला हमारा कारक रहेगा अवस्थिति, यानी कोई भी देश है विश्व पे कहाँ स्थित है, उसके कौन से अक्षांशों पर स्थित है, कौन से देशांतरों पर स्थित है। तो उस वहाँ की जनसंख्या वहाँ सघन रहेगी या विरल रहेगी, उसकी अवस्थिति का बहुत ही फर्क पड़ता है उस पर। जैसे हमने अध्ययन किया था कि असमान कारकों में कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो हमारे पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है। इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है। हम इस अवस्थिति की चर्चा करें, जिसमें जो हमारी भूमध्य रेखा है वो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें अक्षांश होते हैं। तो हमने अध्ययन करने से हमें पता लगा था कि जो पृथ्वी है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, वो 20 डिग्री से 60 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों 20 से 60 डिग्री ये अक्षांश होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है। 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ये इन्हीं जगहों पर, यानी एक तो 20 से 60 डिग्री और 20 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों में हमारी विश्व की लगभग 85% जनसंख्या निवास करती है। फिर इनके ऊपर बात करें, यानी 60 के ऊपर इधर और 60 के ऊपर इधर, हमारी जो जनसंख्या है वो कम होती हुई चली जाती है। तो कहा जाता है जो देश 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य बसे हुए हैं, वहाँ जो जनसंख्या होगी वहाँ सघन पाई जाएगी। अन्यथा इनके ऊपर जो भी देश स्थित है, यानी इन अक्षांशों के ऊपर, वहाँ पे जनसंख्या सघन के बजाय विरल हो जाएगी। तो अवस्थिति ऐसे ही प्रभावित करती है। यही अवस्थिति है कि कौन सा देश किस अक्षांश पे स्थित है। तो ये हमने समझ लिया, क्योंकि अक्षांश होते हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। उच्च अक्षांशों पे क्या होता है कि जलवायु अति जो ठंडी होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु बहुत कठोर होती है, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो अवस्थिति तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट करें विश्वव्यापी कारक में, जिसमें दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा जलवायु। तो अभी हमने पढ़ा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि किस तरह जलवायु वाला क्षेत्र भी, मतलब जलवायु भी लोगों की बसावट को प्रभावित करता है। तो जलवायु में हमने देखा कि उष्ण जलवायु और अति शीत जलवायु में भी लोग कम रहते हैं। जहाँ की जलवायु सम होती है, कहने का मतलब है ना तो ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी, वहाँ पे लोग की बसावट अधिक होती है। अन्यथा अगर उष्ण और अति
शीत वाले जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये जो कारक हैं, हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य अध्ययन करें तो जलवायु की ये है। अब धरातल की बात करें तो ये धरातल भी लोगों की बसावट को प्रभावित करता है। जैसे धरातल में पहाड़ी वाले क्षेत्र होंगे, रेतीला मैदान होगा, मरुस्थले वाला क्षेत्र होगा तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, और जहाँ धरातल सपाट समतल मैदान के रूप में होगा वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। कहा जाता है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में ही निवास करती है। आपने भी देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र सब जन वहीं होते हैं, लगभग वहाँ मनुष्य नगण्य मात्र रहता है। अब समुद्र तल से ऊंचाई की हम चर्चा करते हैं। समुद्र तल की ऊंचाई का तात्पर्य ये है कि कहा जाता है कि 500 मीटर तक, कितने मीटर तक, 500 मीटर तक, समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई तक ही लोगों की बसावट पाई जाती। जो इससे भी कम हो और इससे भी अधिक हो वहाँ लोगों की बसावट कम पाई जाती है। ये समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम ज्यादा ऊंचाई पे होंगे तो हमारी जलवायु शुष्क रहेगी, अगर हम ज्यादा ही नीचे होंगे तो हमारी जलवायु काफी आर्द्र रहेगी। तो लोग उन्हीं स्थानों पे रहते हैं। ये एक आदर्श नाप है, 500 मीटर की ऊंचाई के मध्य मध्य ही हम निवास करते हैं, यानी विश्व की अधिकांश जनसंख्या 500 मीटर के आसपास ही निवास करती है समुद्र तल से। तो ये हमने विश्वव्यापी कारकों की चर्चा कर ली, जिसमें विश्वव्यापी कारकों में हमने आवर्तती, जलवायु, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई, ये चारों पॉइंट विश्वव्यापी कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं। अवस्थिति में अक्षांश और देशांतर की भूमिका होती है। जलवायु में समझ में आ गया होगा, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है कारकों का, वो है प्रादेशिक कारक। तो प्रादेशिक कारक में भी यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं भूमि की बनावट, जलापूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति के साधन, ये प्रादेशिक कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं प्रादेशिक कारक में भूमि की बनावट की। तो भूमि की बनावट से तात्पर्य यही है कि वहाँ की भूमि कैसी है, रेतीली है या बर्फ से ढकी हुई है, तो पथरीली है या कैसी है। तो लोग अक्सर उन्हीं स्थानों पर रहते हैं जहाँ पे मिट्टी पथरीली नहीं हो, कंकरी मतलब कंकर वाली नहीं हो, यहाँ से ऐसी मिट्टी होती हो वहाँ जहाँ वो अपनी आर्थिक क्रियाएं कर सके, यानी कृषि वगैरह। फिर आते हैं लोग वहीं बसेंगे जहाँ कृषि होगी। फिर हम आते हैं जलापूर्ति पे। जलापूर्ति का मतलब समझ में आ रहा होगा, जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, कहाँ भी जाता है जल ही जीवन है। तो इससे हम कह सकते हैं लोग वहां रहने को लिए आकर्षित होते हैं जहाँ जल आसानी से मिल जाता है। आपने भी देखा होगा कि मरुस्थल है, मरुस्थल खुले हुए पड़े हुए हैं, वहाँ आज एक भी इंसान नहीं रहता, यानी जनवहीन क्षेत्रों में वो गिने जाते हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं यही कारण है कि वहाँ जल की कमी होती है। तो बसावट में जलापूर्ति भी लोगों के वितरण मतलब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। मिट्टियाँ, भूमि की बनावट और मिट्टियाँ एक ही है कि जहाँ मिट्टी कृषि लायक होगी वहाँ पर लोग ज्यादा बसेंगे, और जहाँ मिट्टी ऐसी नहीं होगी वहाँ लोग नहीं बसेंगे। वनस्पति यानी ये भी मिट्टियों से संबंधित है, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वनस्पति भी वहाँ पर अच्छी होगी। फिर खनिज पे है, जहाँ खनिज की उपलब्धता हो यानी खनिज आसानी से मिलती हो, लोग वहाँ पर आसानी से अपने रोजगार के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी वहाँ पर वो बस जाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि विश्व के वितरण के हिसाब से विश्व को 4 भागों में बांटा है। उसमें ये कारक भी आएगा कि जहाँ की जलवायु इतनी अच्छी नहीं है, सामान्य है, यानी वहाँ भी लोग बसे हुए हैं, उनके पीछे कारण है वहाँ पर खनिज उपलब्ध है। हम चर्चा करेंगे जैसे अफ्रीका में कटंगा की खाने हैं, एंडीज पर्वत में कटंगा की खाने हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानें हैं, एक कनाडा में यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। तो वहाँ की जलवायु सामान्य होते हुए भी लोग वहाँ पर बसते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है वहाँ उनको रोजगार मिल जाता है। शक्ति के साधनों में जैसे विद्युत ऊर्जा हुई, वो कहीं से भी मिले, आणविक हो, परमाणु हो, जल हो,
वायु हो, यानी ये साधन भी मतलब ये शक्ति के संसाधन भी प्रादेशिक कारकों में आते हैं। ये भी जनसंख्या की बसावट को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या विरल होगी या सघन होगी, इन कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो प्रादेशिक कारक में हमने भूमि की बनावट, जलापूर्ति, मिट्टियां, इधर से वनस्पति, खनिज और शक्ति के साधनों की चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे हम सांस्कृतिक कारक की, यानी ये कारकों को वर्गीकृत किया था हमने। तीसरा भाग है सांस्कृतिक कारक, उसमें से हम सांस्कृतिक कारक में किन किन चीजों को रखेंगे। एक तो आर्थिक कारक हो गया, एक उन्नति का स्तर हो गया, एक राजनीतिक स्थिति होगी, मनोवैज्ञानिक होगी, परिवहन हो गया और व्यापार हो गया। यानी कहने का मतलब है सांस्कृतिक कारकों में हम इनका अध्ययन करेंगे कि ये सब कारक मिलकर सांस्कृतिक कारक बनाते हैं और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक कारक में सबसे पहले हम करते हैं आर्थिक अवस्था की। देखो कहने का मतलब है मानव अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम नेक्स्ट जो पाठ आएंगे उनमें चर्चा विस्तार से करेंगे। यहाँ तो केवल हमें समझना है कि अपने जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है, और आर्थिक क्रिया वो करेगा जहाँ पे उसको रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा। तो जहाँ रोजगार के माध्यम होते हैं लोग वहाँ पर अधिक बसते हैं। देखा होगा आपने सामान्य तौर पे शहरों मतलब गाँव की अपेक्षा शहरों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, सघन बसी होती है। इसके पीछे एक ही कारण है कि शहरों में रोजगार के अवसर यानी आर्थिक क्रियाओं के अवसर मनुष्य के लिए अधिक उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ पर सघन बहुत बसे हुए होते गाँवों की अपेक्षा। उन्नति का स्तर यानी बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ उन्नति बहुत ही मतलब आधुनिकता कह सकते हैं इसको, वो काफी उच्च होती है, तो लोग वहाँ अधिक निवास करते हैं, यानी वहाँ सघन जनसंख्या रहती है। जहाँ उन्नति का स्तर निम्न होता है वहाँ पे जनसंख्या अपने आप कम हो जाती है। इसमें भी हम शहर और गांव का उदाहरण ले सकते हैं। उन्नति में शहर आगे है तो वहाँ की जनसंख्या अधिक मिलती है, गाँवों में कम है तो वहाँ की जनसंख्या कम मिलती है। अब उन्नति स्तर के बाद अगर हम आए राजनीतिक स्थिति पे, तो राजनीतिक स्थिति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। वह देश जहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, यानी वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है, तो लोग वहाँ से पलायन करने लग जाते हैं। यानी जैसे युद्ध की स्थिति बनती है या सरकारें अपने शासित राज्यों में या जनता पे अपने मनमानी करती है, तो लोग वहाँ से प्रवासित होने लग जाते हैं, यानी निकलने लग जाते हैं। जहाँ राजनीतिक नीतियाँ अच्छी होती है, सरकार वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखती है, तो लोग वहीं रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक भी एक ऐसा कारक होता है जो लोगों की बसावट को लोगों की बसावट को सघन बनाता है या विरल बनाता है। वो विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं, लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं हमें मिल जाएगी, भौतिक स्थिति अच्छी होती है, तो वहाँ पर अपने आप जाकर वहाँ पर बसना शुरू हो जाते हैं। एक परिवहन आता है, यानी कहा जाता है परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है लोगों की बसावट को नियंत्रित करने में। जहाँ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे वायु परिवहन हो, रेल परिवहन हो, इधर से जल परिवहन हो, तो जितने भी परिवहन के जो भी साधन माध्यम होते हैं, अगर ये सुचारू रूप से वहाँ चलते हैं तो लोगों की बसावट वहाँ आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी। अब हम व्यापार की बात करें तो व्यापार भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि व्यापार अपनी आवश्यकताओं की जो भी मानव आवश्यकताओं की वस्तुएं होती है उनकी पूर्ति व्यापार के माध्यम से ही होती है। जहाँ व्यापार सुचारू रूप से चलता है तो व्यापार रोजगार भी देता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इस प्रकार से व्यापार भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सांस्कृतिक कारक में सम्मिलित किया जाता है। तो सांस्कृतिक कारक में हमने आर्थिक अवस्थाएं, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार का अध्ययन किया। अब आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामायिकी कारक। जो सामायिकी कारक का तात्पर्य होता है तात्कालिक, यानी समय के अनुसार कह सकते हैं तात्कालिक जो कारक होते हैं, जैसे वातावरण के साथ अनुकूलन। तो वातावरण अनुकूलन के साथ ये होता है कि बहुत से
ऐसे स्थान होते हैं जहाँ की जलवायु मनुष्य के प्रतिकूल होती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे कारक उपस्थित होते हैं जैसे खनिज हो, मिट्टियाँ मतलब कृषि के लायक हो, तो वहाँ लोग रहना मतलब वहाँ उसके वातावरण के साथ सामंजस्य करके या प्रतिकूल स्थितियों को अपने अनुकूल करके या उसके अनुकूलन हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वह वातावरण के साथ अनुकूलन करके वहाँ बसना प्रारंभ कर देते हैं। पारस्परिक निर्भरता का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं जहाँ उनके समाज के लोग हो, मतलब ये तीनों को एक साथ हम चर्चा करते हैं। तो पारस्परिक निर्भरता, एक और है इसमें धर्म, मैं लिखता हूँ धर्म। देखो पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना और धर्म, इनको एक साथ चर्चा करते हैं क्योंकि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं। पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक मान्यताएं और ये सामाजिक संरचना और धर्म, क्योंकि मनुष्य की सोच यही रहती है कि वो अपने समाज में रहना मतलब समाज में रहने की इच्छा रहती है और उसकी समाज की अपनी मान्यताएं होती है, उसकी अपनी सामाजिक संरचना होती है और उस सामाजिक अपना समाज का विशेष धर्म होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है, यानी सहयोग की भावना बढ़ जाती है। तो ये तात्कालिक कारकों में हम इनको लिख सकते हैं कि तात्कालिक कारक में पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना, धर्म, वातावरण के साथ अनुकूलन, ये सब तात्कालिक कारक या सामाजिक कारक में हम इनको रख सकते हैं। ये सब भी क्या करते हैं, समाज मतलब ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्ट 3 में जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व आदि में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। इन कारकों को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं, चार वर्गों में रख सकते हैं, विश्वव्यापी, प्रादेशिक, सांस्कृतिक और तात्कालिक या सामायिक कारक। अब इनके भी विश्वव्यापी कारक में भी अवस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, प्रादेशिक कारक में भी हम देखें भूमि की बनावट, जलापूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति के संसाधन। फिर सांस्कृतिक कारक में आर्थिक कारक आ गए, उन्नति का स्तर आ गया, राजनीतिक स्तर आ गया, मनोवैज्ञानिक, परिवहन, व्यापार आदि की हमने चर्चा की। और तात्कालिक कारक या सामायिक कारक में वातावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक संरचना, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताओं का हमने अध्ययन किया। तो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बस ये आ सकता है आपसे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का चार्ट बनाए, तो ऐसे आपको चार्ट बनाना पड़ सकता है। सांस्कृतिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 4 कारक है, उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर कारक का आपसे पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रादेशिक कारकों का उल्लेख करें, तो फिर हमें प्रादेशिक कारकों का उल्लेख करना है। सांस्कृतिक कारक का पूछे तो सांस्कृतिक कारक का ही करना है। मतलब सामायिक का पूछे या तात्कालिक कारकों का पूछे तो करना है। विश्वव्यापी कारक पूछे तो ये है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो कक्षा ग्रुप में आप इसके लिए दोबारा मतलब कुछ चीज पर्सनल मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है। इस चार्ट को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। अब आगे हम चर्चा करेंगे। जब हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ लिया, इसके बाद हम जनसंख्या के वितरण के आधार पर विश्व के कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में बांट के उसको पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व के भाग, यानी जनसंख्या वितरण के आधार पर हम विश्व को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम बांट सकते हैं उसको 4 भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं कि ये कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने के बाद विश्व कितने भागों में वितरण के हिसाब से कितने भागों में बटा हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब तो इसमें अगर हम चर्चा करें जनसंख्या वितरण के
आधार पर विश्व के भाग, तो ये भी कितने हैं? 4 है, यानी विश्व के वितरण के आधार पर विश्व को हम 4 भागों में पढ़ सकते हैं, जिसमें इसका भी हम एक चार्ट बना सकते हैं, इसको भी हम चार्ट के आधार पर। तो पहला जो भाग है यानी 1 नंबर का, वह हम पढ़ सकते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ सकते हैं, दूसरे नंबर की अगर हम चर्चा करें तो इस पर पढ़ सकते हैं सामान्य जनसंख्या वाला, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें, तीसरे नंबर पे चर्चा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र या प्रदेश भी बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम चर्चा करें, फोर्थ नंबर पे हम चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पे निर्जन या न्यून, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र लिख सकते हैं, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो हमने यहाँ देखा विश्व को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सघन जनसंख्या वाला, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पे, सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र पे, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, और फिर अति न्यून। अति न्यून का मतलब है नाम मात्र या निर्जन, वही कह सकते हैं। इनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। वो कारक जनसंख्या को बचने के लिए नियंत्रित करते थे, यानी बसावट को नियंत्रित करते थे। जहाँ की मतलब हमने जितने भी कारक पढ़े उनमें कुछ कारक ऐसे थे जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते थे, और दूसरे ऐसे कारक भी थे जो जनसंख्या को वहां बचने के लिए मतलब प्रतिकर्ष कारक भी हम कह सकते हैं, उनको वो करते थे। यानी कुछ कारक ऐसे थे जहाँ बसावट अधिक होगी, और कुछ कारक ऐसे थे जिनकी वजह से बसावट कम हो जाएगी। तो उसी आधार पर पूरे विश्व यानी उन्हीं कारकों के आधार पर पूरे विश्व को 4 वर्गों में रख दिया है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो हम बात करते हैं इन चारों भागों में से। पहला भाग है अपना जनसंख्या मतलब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या का मतलब है जनसंख्या का बसाव बहुत अधिक, अर्थात हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जगह तो कम और वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हो। यानी सघन का मतलब है टसाटस लोग वहाँ पर रहते हो। तो वहाँ कुछ ऐसे भौगोलिक कारक हो या सांस्कृतिक कारक हो या विश्वव्यापी कारक हो या तात्कालिक कारक ऐसे हो जो लोगों को वहाँ बसने के लिए क्या करते थे? आकर्षित करते थे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर भूमि कम हो और लोग ज्यादा रहते हैं उनको सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कहते हैं। तो पूरे विश्व में सघन जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व को भी 5 भागों में यहाँ बांट दिया जाता है। वह इस प्रकार है। तो कह सकते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में भूमि तो कैसी रहती है? कम रहती है, और जनसंख्या कैसी रहती है? वह जनसंख्या समझते होंगे, जनसंख्या अधिक रहती है, अधिक। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सघनता। क्या कहते हैं इसको? सघनता। अब तो ऐसी सघनता मतलब लोगों को वहां बसने के लिए प्रेरित करने वाले कुछ कारक है जिनका हमने अध्ययन किया था अभी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो इस आधार पर विश्व को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? कितने भाग है? 5 भाग है। इन 5 भागों में से अगर हम पहले चर्चा करें तो एक तो हमारा पूर्वी एशिया आता है। कौन सा आता है? पूर्वी एशिया। अभी पूर्वी एशिया में हमने जब पढ़ रहे थे, जब वितरण असमान है तो उसके पीछे हमने कुछ तर्क दिए थे। उसमें हमारे सामने एक बात सामने आई थी कि पूरे विश्व में मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, वहाँ लगभग पूरे विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। तो ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वाभाविक बात थी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है, तो एशिया वाला भाग तो आना ही था सघन जनसंख्या में। तो 5 भागों में विश्व को बांट सकते हैं। तो पहला भाग है पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया में कौन कौन से हिस्से आते हैं यहाँ देखना, यहाँ लिखता हूँ। पूर्वी एशिया में एक तो आएगा पूर्वी एशिया में जैसे चीन आ गया,
जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, चीन आ गया, यहाँ पे जापान आ जाता है। जापान एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। जापान के बाद हम देखें दक्षिणी कोरिया आ जाता है। दक्षिणी कोरिया ये वह देश है जो एशिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे अब एशिया का एक और भाग आएगा, जैसे दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया में भी हम किस किस को पढ़ेंगे, जैसे भारत को पढ़ेंगे, क्योंकि एशिया के दक्षिणी भाग में भारत आता है। भारत आ गया, ये विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है, यानी वहां की जनसंख्या सघन बसी हुई है। फिर एक पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश आ गया। देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताइवान आदि देश ऐसे हैं जो किसमें आते हैं, जो ताइवान किसमें आएगा, पूर्वी एशिया में आएगा ताइवान और इसमें आएगा नेपाल। तो हमने मतलब विश्व को 5 भागों में, मतलब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विश्व के 5 भाग पड़ रहे हैं, जिसमें पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिर दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को पड़ा। इसके अलावा 3 और क्षेत्र है, जैसे मध्य यूरोप वाला, पूर्वी यूरोप, यानी यूरोप पूरा नहीं, यूरोप का कौन सा हिस्सा, पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में हम कह सकते हैं फ्रांस को, क्योंकि पूर्वी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, स्पेन, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, ये सब पूर्वी यूरोप में आते हैं। फिर अगर हम चर्चा करें 4th नंबर पे उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका का कौन सा हिस्सा, जैसे यूएस वाला, यूएसए, यानी इसको हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर एक आएगा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी पश्चिमी कनाडा वाला क्षेत्र। तो इसमें हमने विश्व को कितने भागों में पढ़ा, 5 भागों में पढ़ा। यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में हमने पढ़ा कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र वहां जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा बसी हुई है, सघन बसी हुई है, यानी कहने का मतलब भूमि कम जनसंख्या अधिक है। ऐसे विश्व के मतलब 5 भाग सघन बसे हुए हैं, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी कनाडा। यानी ये भी एक तरह से उत्तरी अमेरिका का ही भूभाग है, कनाडा देश, यानी कनाडा में। तो हमने ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र पढ़े। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये तो हो गए सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब आते हैं हम सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अगर हम चर्चा करें तो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये होता है कि वहां की जलवायु प्रतिकूल होती है। कैसी होती है? प्रतिकूल होती है, यानी वहाँ लोगों की बसावट के लायक जलवायु नहीं होती, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे आर्थिक कारक उपलब्ध होते हैं, जैसे खनिज वगैरह या किसी विशेष प्रकार के खनिजों की खदान है, तो वहाँ लोग रहने लग जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो जनसंख्या की बसावट होती है वो सामान्य जनसंख्या में आते हैं। कहने का मतलब है ना तो ज्यादा अधिक और ना ही कम।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वो प्रदेश जहाँ के भौतिक दशाएं जनसंख्या के प्रतिकूल होती है, मतलब वहाँ की जलवायु इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के अनुकूल नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे कारक उपलब्ध होते हैं जिसके कारण वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। वो प्रदेश जहाँ की भौतिक दशाएं जनसंख्या के प्रतिकूल होती है, लेकिन वहाँ खनिजों की उपलब्धता होती है। समझ में आइए अब आपको। सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र वो क्षेत्र वहाँ जो भौतिक दशाएं होती है वो जनसंख्या के प्रतिकूल होती है, लेकिन वहाँ खनिजों की उपलब्धता अधिक होती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, उदाहरण हमारा एक दे सकते हैं, जैसे एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला है ये कहाँ पर पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला में कटंगा की तांबे की खाने, एक उदाहरण तो ये हो गया। फिर दूसरा देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने, एक ये उदाहरण हो गया। फिर एक हो गया कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम खनिज की प्राप्ति। तो हम कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी वहाँ की भौगोलिक दशा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ कारक ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एंडीज पर्वतमाला में, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, वहाँ कटंगा की तांबे की खान है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने हैं, और कनाडा में यूरेनियम शहर यानी यूरेनियम खनिज की प्राप्ति, यानी मतलब ये कनाडा का एक शहर है, यूरेनियम शहर है। वहाँ पर यूरेनियम निकलता है अधिक मात्रा में, इसलिए उस शहर को क्या नाम दे दिया? यूरेनियमी शहर कह दिया। तो ये ऐसे स्थान है कि जहाँ की भौतिक दशाएं लोगों के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके लिए ये कारक उपलब्ध है। यानी खनिज है तो वहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, और औद्योगिक इकाई लोगों को रोजगार देंगे, इसलिए लोग वहाँ पर रह रहे। कहने का मतलब हमने एक कारक पढ़ा था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वहाँ पर वातावरण के साथ अनुकूलन। तो मैंने वहाँ भी समझाया था कि ऐसे कारक होते हैं कि जहाँ की जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोग वहाँ के वातावरण, वहाँ रहने के लिए अपने को उस वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। तो ये कौन सा कारक हो गया? सामान्य जनसंख्या। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या न तो ज्यादा अधिक रहती है, न ज्यादा ही कम। प्रतिकूल या मतलब जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है वो उनके प्रतिकूल होते हुए भी वो उनको अपना अनुकूल बना लेते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या सघन तो नहीं होती, लेकिन सामान्य वाले क्षेत्रों में उनको रखा जाता है। तो विश्व का हमने दो भाग पढ़ लिए, सघन जनसंख्या वाले, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब विरल जनसंख्या की हम नेक्स्ट जो अपना विश्व का भाग है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब विरल का तात्पर्य आपको समझ में आ रहा होगा कि विरल का मतलब है जहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है। तो वहाँ कुछ कारक ऐसे होते होंगे जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते,
तो हम इसका अध्ययन करते हैं। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले लिया होगा आपने। अब आगे हम चर्चा करते हैं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम यहां पढ़ते हैं विरल जनसंख्या। तो विरल जनसंख्या में हम कह सकते हैं कि जलवायु, जहां की जलवायु, कहने का मतलब है जलवायु व उच्चावच मतलब किसी भी स्थान की जलवायु और उच्चावच विषम हो, यानी सम में होगा, जलवायु और उच्चावच विषम रहे, वहां जो जनसंख्या होगी, वहां जनसंख्या कैसी रहेगी? अगर सम होती, जलवायु अच्छी होती और उच्चावच का मतलब जो धरातल का स्वरूप होता है कैसा है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, या पहाड़ी क्षेत्र है, या गोर्ज या गर्त है, इससे हम उच्चावच एक शब्द पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं। तो ऐसी मतलब यहाँ केवल जलवायु और उच्चावच कैसे विषम है, कहने का मतलब है जलवायु हो सकती है अत्यधिक ठंडी हो या अत्यधिक उष्ण हो, उच्चावच पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तान हो, ऐसे हो, तो वहां पे लोग कैसे रहेंगे? वहां पे लोगों की जनसंख्या या उनकी बसावट कैसी रहेगी? कम रहेगी। तो जलवायु वो उच्चावच विषम रहने न्यूनतम वाले क्षेत्रों में विश्व की केवल 5% ही जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि विरल जनसंख्या वाले वो क्षेत्र होते हैं जहाँ की जलवायु और उच्चावच कैसे होते हैं? विषम होते हैं। यानी वहाँ अभी मैंने समझाया कि उष्ण भी हो सकती है, शीत भी हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकते हैं, ढाल भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में विश्व की केवल 5% जनसंख्या ही रहते हैं। तो ऐसे भी जहाँ पर विषमता वाले क्षेत्र हैं उनको हम किस में रखते हैं? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रखते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं खोज करके या स्क्रीनशॉट करके। अब अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र में हम बात आती है कि यहाँ जनसंख्या या तो नाम मात्र की रहती है या जनसंख्या विहीन वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसको भी यहाँ पढ़ते हैं अति न्यून जनसंख्या। अति न्यून जनसंख्या में वह क्षेत्र आते हैं जहाँ की जलवायु कठोर होती है। कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कठोर जलवायु क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है, इतनी कठोर का मतलब है अत्यधिक उष्ण, यानी बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड। तो ऐसे क्षेत्र में अगर हम विश्व के 2 ही क्षेत्र रखते हैं, एक तो दक्षिणी ध्रुव, एक है उत्तरी ध्रुव। जहाँ तक हमने एक महाद्वीप पढ़ा था, जब हमने जनसंख्या के वितरण को महाद्वीपों के अनुसार पढ़ा तो मैंने कहा 6 महाद्वीपों की जनसंख्या की बसावट बताई थी। एक महाद्वीप बचा था मतलब एक महाद्वीप था अंटार्कटिका महाद्वीप। वहाँ पे जनसंख्या के बारे में हमने कुछ आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। कारण यही है कि वह इसी ध्रुव पे पड़ता है, यानी उत्तरी ध्रुव और मतलब दक्षिणी ध्रुव में वो पड़ता है, इसलिए वहां पे जनसंख्या नहीं रहती। तो कठोर जलवायु क्षेत्रों में, कठोर का मतलब वही है बहुत ज्यादा गर्मी वाला स्थान और बहुत ज्यादा ठंडे, यानी जितने कह सकते हैं उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। शामिल किया जाता है
जनसंख्या नाम मात्र या जनविहीन क्षेत्र जहां जनसंख्या नाम मात्र या जनविहीन होते हैं। तो ये हमने विश्व जनसंख्या वितरण के आधार पे विश्व के 4 भागों का अध्ययन किया। अब इन 4 भागों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। आज हमने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। एक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी 4 थे। और जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व के भाग, वो भी 4 है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।